ठीक। दूसरी है गैर बाध्यकारी। अभी सब समझेंगे कायदे से, पहले इसको लिखिए। थर्ड है निर्देशात्मक। और फोर्थ है नैतिक। देखें कौन सबसे बढ़िया प्रकार है। आपने लिखा है, आपने लिखा है, आपने लिखा है, और आपने भी लिख लिया है, जमा कर दीजिएगा ऑफिस में, लिख के लाके सब लोग। तो फिर अगले साल उनसे मिल। अरे हो रहा है, हो रहा है, 2 महीने। व्हाट्सएप और लिया है आपने। पहली चीज है दर्शनात्मक। अच्छा, दर्शन तो आपने समझ रखा है ना। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं दर्शन के? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसके अलावा भी कुछ चीजों को एलॉबरेट किया जा सकता है जो पहले दिन पढ़ाया था। ठीक है, मेंस लिखने के लिए बस सीधे सीधे दर्शन पूछ रहा है, क्या हुआ मेरी भाई? दर्शन बताता है भाई, समाजवादी दर्शन बताता है ना, कार्ल मार्क्स वाला, नेहरू वाला जो समाजवाद है उसकी बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, है ना। उसके अलावा लोकतंत्र की बात करता है, हम भारत के लोग, ये पहले ही ये फ्रेज है। तो इससे वो बात करता है लोकतंत्र की, गणराज्य की बात करता है, ये सब दर्शन ही तो है। तो दर्शनात्मक प्रकृति है उद्देशिका की। अगली चीज गैर बाध्यकारी है। अब गैर बाध्यकारी का अर्थ क्या है, इसको जरा हम विस्तार, इस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया कि मैं ये समझा चुका हूँ, तो झूठ मूठ के क्लास को वो करने की जरूरत नहीं है। गैर बाध्यकारी को कायदे से समझते हैं कि गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है। मूलाधिकार। अब अगर आपका मूलाधिकार हनन होता है तो आप जाके न्यायालय से कह सकते हैं कि मेरा मूलाधिकार हनन हुआ। तो वहां पे न्यायालय कहेगा कि हाँ, इस फलाने मूलाधिकार को का आपने हनन किया है, और वो 5 रीट जो है वो उसके हिसाब से उसका न्याय करेगा। लेकिन उद्देशिका जो है ये गैर बाध्यकारी है। इसका अर्थ ये है कि उद्देशिका को आप लेके नहीं जा सकते न्यायालय में कि आप जो है कि इसको सरकार से या किसी से कहिए कि इसको आप लागू करवाइए। ये आप लागू नहीं करवा सकते। अभी इसमें एक प्रकृति आपने पढ़ी थी कि नैतिक प्रकृति है, तो ये सरकार की नैतिकता पे है कि वो इसको लागू करे या ना करे। इसी में एक चीज और पढ़ा है मैंने, निर्देशात्मक है, यानी वो सरकार को निर्देश देती है कि सरकार अगर कोई भी योजना बनाए या कोई भी चीज करे, भाई भारत के लिए करेगा, तो भारत के लिए अगर करे तो उसमें उस नैतिकता का ध्यान रखे, और सरकार को निर्देश भी देती है कि आपको समाजवादी तरीके से चलना है, आपको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, आपको गणतंत्र बनाना है, ये सब निर्देश भी देता है। वो निर्देश में बात करते हैं। तो अगर गैर बाध्यकारी है तो ये बात आई कहां से, जरा इसको हम जान लें। तो देखिए, दो केसेज है जिनको हमें जानना चाहिए। पहला है बेरुवाड़ी केस, है ना, बेरुवाड़ी मामला। जो बेरुवाड़ी मामला है ये वर्ष 1960 का है।
बेरुवाड़ी एक जगह का नाम है ना। अब बेरुवाड़ी जो जगह है, तो संविधान में संशोधन करके और ये बात हुई कि जो बेरुवाड़ी जगह है ये बांग्लादेश को अपना कुछ जमीन दूसरे देशों को दे सकती है, या दूसरे देशों द्वारा दिए हुए जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है, लेकिन ये करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है ना। अच्छा, एक चीज और यहीं पे क्लियर कर देते हैं, जब नागरिकता पढ़ाएंगे उसमें भी क्लियर करेंगे और बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3 एक है संविधान में, तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि सरकार को ये सरकार संसद जो है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों को मिला सकती है, वगैरह वगैरह, ये वो कर सकती है। लेकिन अपने जमीन को दूसरे को देने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन इसीलिए ये जो बेरुवाड़ी जगह थी इसको दे देना था। बांग्लादेश उस समय नहीं था, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। बांग्लादेश वर्ष 1971 में बना। तो पूर्वी पाकिस्तान को बेरुवाड़ी जगह इसलिए देने की बात हुई क्योंकि अगर उनको अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना होता था तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो इसीलिए हुआ कि बेरुवाड़ी अगर हम दे देते हैं तो ये लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो आपसी दोस्ती के नजरिए से सोचा गया कि दोस्ती है तो हम ऐसा कर देते हैं। तो जब ये बेरुवाड़ी मामला, अब ये मामला अभी उठा ही था कि बेरुवाड़ी विवाद के रूप में ये बहुत ज्यादा इसने प्रमुखता पाली और लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो वहां पे बात हुई कि भाई उद्देशिका शुरू होती है हम भारत के लोग से, और हम भारत के लोग, और आप हमसे बिना पूछे हमारी जमीन दूसरे देश को दे रहे हैं, ये तो बात सही है नहीं। हम भारत के लोग से शुरू होती है उद्देशिका और यहाँ हम भारत के लोग से बिना पूछे आप जमीन दे देंगे। तो पहले जनमत संग्रह कराइए तब संशोधन कीजिए संविधान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, उद्देशिका तो संविधान का अंग ही नहीं है ना। बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ये बात बेरुवाड़ी मामले में आई कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और जब उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, मुझे कंप्लीट कर ले लीजिए पहले तब बोलिए। उद्देशिका जब संविधान का भाग नहीं है तो फिर आप लागू कैसे करवा लीजिएगा, अब बोलिए। अभी सब क्रम से चलने दीजिए, मैं बताऊंगा। तो उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह डाला। और जब है ही नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, लेकिन उसमें के न्यायाधीश तो आदमी ही है ना, तो उन लोगों का है कि नहीं ये भाग नहीं है। अब लोग पता नहीं कौन सा हिसाब लगा के कहते हैं, बाद में मूल ढांचे का सिद्धांत आएगा केशवानंद भारती मामले में, उस पर भी बात करेंगे। तो वो लोग बोल दिए कि हाँ ये भाग नहीं है, और जब भाग नहीं है तो आप इसको लागू नहीं करा सकते। और साथ ही ये कहा कि आप जब संसद ये संशोधन कर रही है तो भाई संसद में जो सांसद हैं उनको तो चुना आपने ही है। तो वहां पे हम भारत के लोग वाली बात तो आ ही गई है। तो अब आप हर बात में जब कहेंगे कि संशोधन करना है तो हर बार जो है कि हम भारत के लोगों से पूछे हैं, हर बार जनमत संग्रह करवाए, केजरीवाल बन जाए। केजरीवाल क्या कहते हैं, हम दिल्ली की जनता से पूछेंगे, हर बार वो जनमत संग्रह करवाते हैं। तो दिल्ली छोटा सा है, पूरे भारत से हम भारत के लोगों से जनमत संग्रह तो हो गया, संसदीय परंपरा ही खत्म, तो फिर सांसदों की जरूरत क्या है।
अब इसीलिए तो प्रतिनिधि चुन के भेज दे रहे हैं कि प्रतिनिधि जाएंगे और वहां प्रतिनिधि अपना अपने हिसाब से वही वोटिंग करेंगे। तो बेरुआड़ी मामले में स्पष्ट तरीके से कह दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। फिर अगला वर्ष 1973 में एक मामला आया, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, केरल के एक संत थे केशवानंद। केशवानंद की जमीन ली जा रही थी, आर्थिक न्याय की बात थी तो सबका जमीन लेना था, तो मठाधीशों की भी जमीनें लेनी शुरू हुई। राजाओं महाराजाओं की जमीनें ली जा रही थी तो बात थी कि मठाधीशों की भी जमीन ली जाएगी। तो केशवानंद की जमीन लेनी शुरू हुई तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि भाई ये दिक्कत हो रहा है हमको, अब जमीन ली जा रही है और ये तो अच्छा बात नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटा मोटी बात समझते हैं, उद्देशिका, इसमें उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और साथ ही उद्देशिका में आप संशोधन कर तो सकते हैं लेकिन उसका मूल ढांचा छोड़ के। अब मूल ढांचा का मतलब क्या है ना? उद्देशिका, इसमें दो तीन चीजें कही गई। पहली, उद्देशिका संविधान का भाग है। दूसरा, उद्देशिका में अनुच्छेद 368 के अधीन, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है किंतु मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, है ना? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। तो सीधे सीधे ये बात थी कि आप ठीक है, आप करें, आप संशोधन कर सकते हैं। और आप मालूम है आपको कि 42वां संविधान संशोधन हुआ है और उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? हाँ, अब संशोधन का अर्थ परिवर्धन भी है। आप हटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ये दोनों चीज। आप हटा तो सकते ही हैं, आप जोड़ भी सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ और 3 शब्द जोड़े भी गए। उद्देशिका, अब ये मूल ढांचे का सिद्धांत आ गया। भाई मूल ढांचा मतलब क्या? अब पूरा शरीर है आदमी का, हाथ की हड्डी तोड़ के हटा दो तो आदमी कितना खूबसूरत लगेगा। मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। देखिए, एक ही मामला जो है वो कई चीजों में उसका वो आता है। तो पहला, जब अनुच्छेद 31 पे मैं आऊंगा तो उसकी एक बहुत ठीक ठाक कहानी है। अब उसमें पूरी कहानी में बताऊंगा कि दरभंगा महाराज का क्या बात था, हजारीबाग में रामपुर एस्टेट था वो क्या कह रहा था। तो एक ठीक, चैन से नहीं रहने देगा। चलिए,
हाँ, तो आर्थिक न्याय की बात थी, और आर्थिक न्याय जो था वो बड़ा मुद्दा था, और यही बात थी कि आर्थिक न्याय की बात कहते हैं तो क्या लोगों से छीन के जमीनें और बांटिएगा? इसी मुद्दे पे तो बहस थी। केशवानंद भारती का जो मामला था, तो इस संविधान के मूल ढांचे को, अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का एक मूल ढांचा है, और वो मूल ढांचा जो है आप उसके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेंगे। अब ये मूल ढांचा था क्या, उसको जाने। मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। तो अच्छा लगेगा। आधारभूत ढांचा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। हम्म, एक सौ डिजिटल बोर्ड ले लेते तो बड़ी अच्छा हो जाता। आधारभूत ढांचा जो है, इसकी बात सर्वोच्च न्यायालय कर रहा था, और वो कह रहा था कि आप सेंध मारिए, है ना, लेकिन हाँ, दीवार मत गिराइए। तो ये दीवार की बात थी। अब ये दीवार थी क्या, है ना? तो लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक स्वरूप की बात थी। यही ना आधारभूत ढांचा है जी, सबसे मेन तो यही है। लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो फिर बाकी चीजों का क्या ही महत्व रह जाएगा। मेन तो यही है, आत्मा कहा गया है उद्देशिका को ना। तो उद्देशिका की वास्तविक आत्मा तो यही है। उद्देशिका की आत्मा की बात करें तो ये है लोकतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक स्वरूप, है ना, अखंडता। ये देश रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, है ना। अखंडता, अखंडता भी, ये भी है आधारभूत ढांचा। उसके अलावा पंथ निरपेक्षता, किसी से पेज वगैरह लेके ही लिखिए, लेकिन लिखिए। हाँ, पेज वगैरह उनको जरा दे दीजिए आप लोग, उस पर भी आप लिखिए, बैठिए नहीं, देख के लिखते भी रहिए, है ना। पंथ निरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, यही सब ना है जी आधारभूत ढांचा। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को आपको बचा के रखना है, इसमें कोई सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। आप जोड़िए, आप हटाइए भी, लेकिन हटाने का अर्थ ये नहीं है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दीजिए। पूरा तहस नहस हो जाएगा फिर संविधान की उद्देशिका से, अगर उस किसी भी, अब आगे आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन। आगे आप पढ़िएगा तो आप जानेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब मूल अधिकार को ही हटा दीजिए संविधान, कहिए कि ये दिक्कत कर रहा है, हटाओ, इसको हटाओ। बाद में आप देखेंगे जब नेहरू नेहरू जी और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे, ढोल बजा बजा के एकदम खुशी के साथ 26 जनवरी 1950 को और संविधान लागू करते हैं, और ज्यादा नहीं, 3 महीने के भीतर ही उन्हीं के गले की फांस बन जाता है संविधान
और उसका मूलाधिकार, संपत्ति का अधिकार ज्यादा। और पहला जो संविधान संशोधन है वो इसी चीज की वानगी है। जबरदस्त तरीके से नेहरू को एकदम लगता है कि भस्मासुर से मुखातिब है वो, वही भस्मासुर जिसको शंकर जी ने वरदान दिया था और कुछ दिन बाद वही भस्मासुर उनके पीछे पड़ गया था, है ना। तो संविधान नेहरू के लिए भस्मासुर बन गया था। जिस भस्मासुर को उन्होंने खूब खुशी के साथ प्रमोट किया था और जिस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात उन्होंने खूब खुशी से कही थी, बाद में 3 महीने के भीतर ही बुलबुला फूटने लगा था और वो भस्मासुर बन गया था संविधान उन्हीं के लिए। तो पहला संविधान संशोधन उसी के विषय में हुआ था, उस पर आगे बात करते हैं, है ना। उसमें भयंकर रूप से चीजों को हटाया गया था। संविधान में पहला ही संशोधन इतना जबरदस्त तरीके का हुआ था कि नेहरू का संविधान नाम दे दिया गया था पहले संशोधन को। तो अब मेन चीज ये है कि आप मूलाधिकारों को ही हटा लीजिए, रीढ़ है संविधान का। भाई संविधान का मेन तो मूलाधिकार ही है, तो मूलाधिकार भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात जब भी हो रही है, उद्देशिका के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाना था और इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी थी, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर क्या है, बोलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ? निर्देशात्मक, निर्देश, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देने का काम जो है ये सब संविधान को, संविधान में जो भी चीजें हैं किस किस तरीके से है, और सरकार जो है ये ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करेगी जो अधिकतर लोगों का भला हो उसमें, और निर्देश के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यही चीजें निर्देश हैं। सरकार ऐसे नियम, ऐसे नीति, ऐसे कानून बनाएगी जिससे न्याय हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, समाजवादी सरकार की स्थापना कर सके सरकार, वैसी सरकार होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा अखंडता, अखंडता की बात थी, और ये बेसिकली नागरिकों के लिए थी कि नागरिक अखंडता बना के अपना देश में जो है भाईचारा आपसी वो बना के रखें। लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक सरकार के लिए ही था, लोकतंत्र की बढ़िया लोकतंत्र की स्थापना हो, गणतंत्रात्मक सरकार तो होगी ही होगी। ये सब चीजें, तो निर्देश, डायरेक्शन दिया गया है कि सरकार को क्या करना चाहिए। एक तरीके से समझिए ये नैतिकता की ही बात है। अभी नैतिकता को हम अलग से हालांकि इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक तरीके से नैतिक व्याख्यान ही है। उद्देशिका जो निर्देश देती है, अच्छा, निदेशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक संविधान में, वो सेम उसको भी आप कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। सरकार पे है, सरकार दे चाहे ना दे, उसके हिसाब से काम करे चाहे नहीं करे, है। भले जीएसटी कितना भी बढ़ाते, तो निर्देश माने ना माने, तो निर्देश। और देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है विधि और एक होती है नैतिकता। तो विधि आपको माननी ही पड़ती है, कानून आपको मानना ही पड़ता है। नैतिकता पे कोई वो नहीं है, आपको करना चाहिए, यू शुड, है ना। करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। तो निर्देश दिया जा रहा है, गांधी जी का जो सिद्धांत है एक तरीके से, वो भी उद्देशिका में आप देख पाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। गांधी जी कहते थे कि जो है कि बढ़िया सरकार हो, अच्छी सरकार हो, सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे। पहले तो वो राज्य की ही पक्ष में नहीं थे, लेकिन अगर थे भी तो वो चाहते थे कि समाजवादी सरकार हो, सरकार सबकी सुने, तानाशाह न बने, न्याय की बात करे। ये सब चीज तो ये कह ही रही है, तो निर्देश दे रही है। समझ पा रहे हैं। अब अगला पॉइंट पढ़िए, क्या है, नैतिक है।
अच्छा, पिछले क्लास में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे संवैधानिक नैतिकता के बारे में, पढ़े थे ना? हाँ, तो नैतिकता को अगर हम इससे ही जोड़ के पढ़ें संवैधानिक नैतिकता से, तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। क्या बताया था मैंने संवैधानिक नैतिकता के बारे में, कोई बताएगा? हम्म, हम्म, इसी से जोड़ के बताए थे। अच्छा, हम्म, अच्छा, अभी इसको थोड़ा समझते हैं। पहले नैतिक प्रकृति को समझते हैं। क्या है नैतिक प्रकृति? उद्देशिका की नैतिक प्रकृति क्या है ना? तो नैतिकता की स्थापना उद्देशिका करती है और कहती है कि सरकार जो है वो हर हर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है, वो हर व्यक्ति उद्देशिका को ध्यान में रख के चले, और संविधान के उद्देशिका का जो मर्म है उस चीज को ध्यान में रखे और एथिकल व्यू हो, उसका एकदम नैतिक दृष्टिकोण हो, हर आदमी का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, है ना? सुना है कि नहीं? कथा वथा हो जाता है तो बाद में क्या बोला जाता है? विश्व, क्या बोला जाता है? पशु पक्षियों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो ये वाली जो नैतिकता है अपने भीतर से लोगों के कल्याण करने वाली, मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो। हम लोग कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो नैतिकता ही तो है अंदर की। भाई करने थोड़ी जा रहे हैं कि आओ मेरे घर खाना रोज खाओ, पूरे विश्व को बुला खिला नहीं रहे हैं। भाई कुटुंबकम का अर्थ तो परिवार, साथ रह रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, है ना? तो साथ खा रहे हैं तो बुला के खिलाइए सबको। तो वो वाली नहीं, मन से नैतिकता, अंदर से एक नैतिकता की भावना, उसकी स्थापना उद्देशिका करती है। तो कहती है कि आपको नैतिक होना है, आपको इस हिसाब से चलना है कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो, अच्छा वाला कल्याण हो, बुरा वाला कल्याण नहीं हो। तो वो वाली नैतिकता और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इस सब का मार्गदर्शन करती है। या कोई इस हिसाब से चलना है कि ये सब चीजें आए, आप नैतिक होंगे इन चीजों को अपनाकर। व्यक्तिगत नैतिकता अलग चीज है, व्यक्तिगत नैतिकता का सचरित्रता से जोड़ा जाता है ना? अच्छा चरित्र अगर है तो व्यक्तिगत तौर पे आप नैतिक हैं। अब इसकी नैतिकता, संविधान की उद्देशिका क्या नैतिकता भाई? तो कहेगा कि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, समानता, कल्याण की बात हो रही है। यहाँ देखिए, ये सब कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हो रही है ना? तो ये सब बात जब हो रही है तो हम कहेंगे कि ये नैतिकता की बात हो रही है। नागरिकों के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक आदर्श की स्थापना, अखंडता जो कह रही है सब उद्देशिका, ये देश के नागरिकों को ही तो निर्देश है। या मन में अखंडता की भावना रखें, आपसी भाईचारा रखें, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए वाली नैतिकता। तो इस नैतिकता की भी स्थापना ये उद्देश्य करती है। जरा इसको एक बार लिख लीजिए पूरा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए।